Hello students, how are you all? I hope you all are fine. The school is going to start the online classes for you all, and here I am the very first video of biology for class 12th. The biology syllabus you all can download from the ISC website, and थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका पूरा बायोलॉजी जो है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है. पहला यूनिट है आपका रिप्रोडक्शन, सेकेंड यूनिट है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड यूनिट है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड फिफ्थ यूनिट है आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. मैं आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पहले स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में टोटल 3 चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर है आपका ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. These are the overview of the chapter. We are going to cover all these topics in the given chapter. पहला है आपका इकोलॉजी, सेकेंड है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, थर्ड एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, फोर्थ टेम्परेचर, देन वाटर salinity, then light, soil, response of organism to biotic factors, adaptation in organism. सबसे पहले हम देख लेते हैं इकोलॉजी क्या है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इंटरैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स. इकोलॉजी एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि हमें ये बताती है कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स के साथ में, यानी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके साथ किस तरीके से रिलेशनशिप बना करके आगे बढ़ते हैं, सरवाइव करते हैं अपने आप को, और अपना पूरा काम उनके थ्रू करते हैं. ठीक है. Next, level of organism. As we are dealing with organism and population, we have to first know about the level of organism. तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपका 2 लेवल्स में डिवाइडेड होता है, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. लोअर लेवल में आपके माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं. ये हम लोगों ने पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि माइक्रो, हमारा जो सेल्स होता है वो कई सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल को डेवलप करते हैं. ये सेल्स आपके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ आपके ऑर्गन डेवलप करते हैं, और ऑर्गन आपका ऑर्गन सिस्टम बनाता है. ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है. देन अगर हम हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म देखें तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पॉपुलेशन क्रिएट करता है, पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी इकोसिस्टम बनाता है, और इकोसिस्टम बायोमास बनाता है. बायोमास जो होता है वो बायोस्फीयर को डेवलप करता है. नेक्स्ट आपका एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल है. हम इस पूरे चैप्टर में एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, किस तरीके से एबायोटिक फैक्टर्स आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करते हैं. सेकेंड है आपका बायोटिक फैक्टर्स, प्रीडिशन, पैरासिटिज्म, पैथोजेंस, कॉम्पिटिशन. बायोटिक फैक्टर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे. प्रीडिशन, पैरासिटिज्म, पैथोजेंस, कॉम्पिटिशन के बारे में, किस तरीके से लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम एबायोटिक फैक्टर्स कवर करेंगे, और हम सबसे पहले जा रहे हैं, देखते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर, इट इफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट वेज. टेम्परेचर जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कई तरीके से इफेक्ट करता है. जैसे कि हमारे पूरी बॉडी जो होती है, उस बॉडी में कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. ये हर एक एंजाइम, ईच एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर देयर एक्टिविटी. जो हर एक एंजाइम जो होते हैं वो उनका अपना खुद का एक फिक्स या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, अपनी एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में. वो जो एंजाइम्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हेल्प करते हैं कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके इतने डिग्री टेम्परेचर पे. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सर्वाइव करते हैं, पर उनके पास में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिनके कारण वो केपेबल होते हैं इन लिविंग इन हाई टेम्परेचर. सो
जनरली जो ऑर्गेनिजम्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव कर जाते हैं उनके पास में एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज इट इज़ टू मच टेम्परेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर टेम्परेचर हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूरोथर्मल, दूसरा है आपका स्टीमोथर्मल्स। यूरोथर्मल जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। वाइड रेंज इन द सेंस मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मीडियोकर टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, कैट, डॉग, काउज। हम लोग ह्यूमंस क्या होते हैं, हर तरीके के टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम होते हैं। हम लोग क्या बहुत ठंडी जगह में भी रह सकते हैं, बहुत गर्म जगह में भी रह सकते हैं और मीडियम टेम्परेचर में भी हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। और हमारे आसपास में कैट, डॉग, काउज भी होते हैं, ऐसे सर्टेन ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हम बहुत ठंडी जगह में भी हम इन्हें पाएंगे, बहुत गर्म जगह में भी हम इन्हें पाते हैं और नॉर्मली टेम्परेचर में तो ये हमें मिलते ही मिलते हैं। दूसरा है आपका स्टीमोथर्मल्स। स्टीमोथर्मल्स ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर से मेरा मतलब है कि एक फिक्स टेम्परेचर या बहुत ही कम टेम्परेचर होगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब उनका एक टेम्परेचर अपना फिक्स होता है कि हम इसी टेम्परेचर में टॉलरेट कर सकते हैं, इसी टेम्परेचर को हम सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज उनका टेम्परेचर अगर इधर उधर होता है तो वो सर्वाइव करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉरल्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कुछ फ्यू रेप्टाइल्स भी हैं जो कि इस ऐसे स्टीमोथर्मल्स के कैटेगरी के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका वाटर। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है, वाटर के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस में वाटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस पहला अगर है तो ऑल एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइमेटिक एक्शन यानी क्या होता है कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलिटिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोलिटिक मतलब पानी से बने हुए होते हैं, ठीक है। सो इफ़ वी हैव टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड, अगर हमें उनके एंजाइम्स के बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो हमें क्या होगा, वी नीड वाटर। हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि वो सारे के सारे एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक इन नेचर होते हैं और हाइड्रोलिटिक नेचर के होने के कारण उन्हें वाटर ही ब्रेक डाउन कर सकता है। सेकेंड यूज़ की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हमारी पूरी बॉडी, एज वी ऑल नो दैट, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड क्या करता है, सर्कुलेटरी और सिस्टम कहलाता है हमारी बॉडी में। तो ब्लड जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा एंड आरबीसीज, ठीक है। प्लाज्मा का पार्ट जो होता है वो वाटरी फॉर्म होता है, वो हेल्प करता है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फूड का सर्कुलेशन करने में, वेस्ट मटेरियल का सर्कुलेशन करने में। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हमारी बॉडी में, वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू। और प्लाज्मा क्या है, एक वाटर का फॉर्म होता है। तो वाटर हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एज इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स ऑल्सो और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज ऑल्सो। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर कहाँ से मिलता है, उन्हें सॉइल से मिलता है। प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल और इस वाटर को हम कहते हैं सॉइल वाटर। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज होलार्ड। सॉइल वाटर को हम होलार्ड भी कहते हैं। तो जो वाटर प्लांट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं अपने सर्वाइव करने के लिए अपने आप को, तो उस वाटर को हम क्या कहते हैं, होलार्ड कहते हैं। होलार्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिसार्ड एंड इकार्ड वाटर। होलार्ड क्या है, कुछ और नहीं है, सिर्फ क्रिसार्ड एंड इकार्ड वाटर का कॉम्बिनेशन है। अब क्रिसार्ड और इकार्ड वाटर क्या होता है, हम लोगों ने तो सिंपल एक वाटर पढ़ा हुआ है। अब क्रिसार्ड वाटर क्या होता है, एक ऐसा वाटर होता है जो कि अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। ऐसा वाटर जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकें ईजिली, उस वाटर को हम कहते हैं क्रिसार्ड वाटर। और वो वाटर जो कि प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब ना कर सके अपने सर्वाइवल के लिए, उस वाटर को हम कहते हैं इकार्ड वाटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल। क्रिसार्ड जो होता है, मैंने पहले बताया कि क्रिसार्ड आपका ऐसा फॉर्म ऑफ वाटर है जो कि सॉइल में अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। तो अगर हम क्रिसार्ड की फॉर्म देखें तो वो एक ही तरीके का होता है, कैपिलरी वाटर। क्रिसार्ड की अगर फॉर्म के देखें तो क्या होता है वो, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर एक ऐसा वाटर है जो कि सॉइल्स में थिन कैपिलरीज पाए जाते हैं जो कि वाटर को
गेन करते हैं। ठीक है, जब वाटर आप सॉइल में डालते हैं तो सॉइल के अंदर में बहुत माइन्यूट से कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, वो कैपिलरीज वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जब प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो जब सॉइल में डिग होती हैं या अपने जाती हैं तो वो क्या करती हैं, उस कैपिलरी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उन्हें ईजिली वाटर मिल जाता है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो फॉर्म ऑफ वाटर नॉट अवेलेबल इन द सॉइल, जो फॉर्म वाटर जो अवेलेबल नहीं होता, या आप एक तरीके से कह सकते हैं इकार्ड वाटर कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द रनर वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, ये वाटर जो होता है वो सॉइल में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में प्रेजेंट होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ में बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये वाटर प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाती हैं, इसलिए वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये वाटर जो होता है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता और ये ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है। दूसरा आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, ये वाटर जो होता है वो सॉइल के सरफेस में पाया जाता है, यानी सॉइल इसको एब्जॉर्ब नहीं करता, एड्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होता कि कैपिलरीज के अंदर में चला जाएगा, ये एड्जॉर्ब होता है, ये सॉइल के पार्टिकल्स के सराउंडिंग्स में ही आप कह सकते हैं सरफेस में प्रेजेंट होता है, और रूट जो होती है वो सॉइल के अंदर जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, थर्ड है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सॉइल्स में भी कई तरह के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ये क्रिस्टल जो होता है वो वाटर लिए हुए होता है। ठीक है ना, जब वाटर लिए हुए होता है तो ये क्या करता है, इसका जो वाटर होता है वो प्लांट्स अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि क्रिस्टल्स वाटर एब्जॉर्ब किए रहते हैं और इन क्रिस्टल्स से वाटर जो होता है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। फोर्थ है आपका रनर वाटर। ऐसा वाटर जो कि रन कर जाता है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जब सॉइल नहीं एब्जॉर्ब कर पाती तो प्लांट्स भी सॉइल से उसको ले नहीं पाते हैं, इसलिए वाटर क्या होता है, रनर वाटर कहलाता है। वो रन कर जाता है, उसे सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और प्लांट भी उसे नहीं ले पाते। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका वाटर सैलिनिटी। अगर हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी सैलिनिटी भी जाननी बहुत ज़रूरी होता है। सैलिनिटी मतलब होता है वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन, मतलब कितने अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर में, ये हमें इसके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लैंड की बात करें, लैंड में वाटर की सैलिनिटी बहुत कम होती है, इट इज़ लेस देन 5%। सी वाटर की अगर हम बात करें, जो सी वाटर होता है उसमें सैलिनिटी जो होती है वो लेस देन 30 to 35% होती है। थर्ड आपका हाइपर सैलाइन लैक्टॉन्स, यानी जो बहुत ज़्यादा सैलाइन लैक्टॉन्स होते हैं उसका जो सैलिनिटी होती है वो 100% होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू सैलाइन बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूरोहेलाइन और दूसरा है आपका स्टीनोहेलाइन। यूरोहेलाइन जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स होते हैं विच कैन टॉलरेट हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी, यानी वो बहुत ज़्यादा सैलाइन वाटर होगा तो भी वो अपने आप को सर्वाइव कर ले जाते हैं, चाहे जैसा सैलाइन, जैसे आपका माइग्रेटरी फिशेज़। माइग्रेटरी फिशेस क्या होते हैं, ऐसे फिशेस हैं जो कि टॉलरेट कर जाते हैं हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी, सैलिनिटी अगर बहुत ज़्यादा भी होगी तो भी वो अपने आप को सर्वाइव कर ले जाते हैं। दूसरा है आपका स्टीनोहेलाइन, ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कैन लिव इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, यानी उनको सैलिनिटी जो होती है उनको बहुत कम चाहिए या एक फिक्स अमाउंट में चाहिए, रेंज जो होता है उनको बहुत नैरो होता है। एग्जाम्पल फ्रेश वाटर एंड मैरीन फिशेज़। फ्रेश वाटर और जो मरीन में फिशेस पाई जाती हैं, मरीन वाटर फिशेस जो होती हैं वो क्या होती है, उनको एक फिक्स अमाउंट में ही सैलिनिटी चाहिए, अगर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो अपने आप को उस वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर है आपका लाइट। This factor is very essential, very necessary because it helps in photosynthesis. As we all know that light is also very necessary for the photosynthesis process. Without light, photosynthesis process can not be taken place, right? तो photosynthesis, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं और हम लोग इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर में डिपेंड करते ही करते हैं, तो हमें प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्योंकि प्लांट्स के थ्रू ही होगा, और अगर प्लांट्स को लाइट नहीं मिलेंगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा और हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं।
अगर हम लाइट्स के फैक्टर देखें या यूजेस देखें एक तरीके से क्या क्या फैक्टर्स होते हैं या क्या यूज़ देता है ये, तो पहला है इसका ऑक्सीजन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ऑक्सीजन हम सब ब्रीथ करते हैं और ये हमें कहाँ से मिलता है? अगर हम प्लांट्स ही नहीं देंगे, लगाएंगे या प्लांट्स नहीं रहेंगे तो क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिविंग के लिए। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करता है तो ऑक्सीजन बाहर देता है, तो हमें ऑक्सीजन क्या होता है? तभी मिलता है। सेकेंड अगर हम देखें तो फोटो पीरियड। फोटो पीरियड इज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग। अब फोटो पीरियड क्या है? फोटो पीरियड ड्यूरेशन ऑफ लाइट होती है, यानी कभी लाइट बहुत ज़्यादा होती है, कभी लाइट बहुत कम होती है। तो प्लांट्स जो होते हैं जो कि फ्लावरिंग जो फ्लावर्स देते हैं, वो फ्लावरिंग का जो प्रोसेस होता है वो लाइट के पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा लाइट में फ्लावर देते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम लाइट में फ्लावर देते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं, तो वो लाइट जब बहुत ज़्यादा होती है एट द टाइम ऑफ डे टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और रात के समय में वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं और डे में इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इस पीरियड को हम, यानी जो लाइट की ड्यूरेशन होती है, जो पीरियड्स होती है डिम और कम होने की, बहुत ज़्यादा होने की, इसे हम कहते हैं फोटो पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे लॉन्ग डे और या फिर शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये डिपेंड करते हैं फोटो पीरियड के ऊपर में। जो बहुत, जैसे कि आप देखते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक जब तक उनको लाइट मिली तब तक वो फ्लावर्स खिले हुए हैं, ठीक है, ब्लूम कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? वो आपके लॉन्ग डे फ्लावर्स होते हैं। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बस थोड़ी देर के लिए ब्लूम होते हैं, थोड़ी देर के लिए खिलते हैं, उसके बाद फिर वापस वो मुरझा जाते हैं। तो ये आपके शॉर्ट डे पीरियड्स के फ्लावर्स होते हैं। अगर हम इसमें एनिमल्स की बात करें तो आपका एग लेइंग एनिमल्स भी होते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपका पोल्ट्रीन। पोल्ट्रीन क्या होता है? ये आपके एग लेइंग, जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है, हीट, क्योंकि इनको जब एग ले करना होता है पोल्ट्रीन को, तो वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हीट की उन्हें ज़रूरत होती है, तभी वो एग ले करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती तो वो एग लेज नहीं कर पाते, एग नहीं दे पाते हैं। इसलिए उन्हें फोटो पीरियड की मतलब बहुत ज़्यादा हीट की, लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर अब हम देखें तो एनिमल्स हैव डिफरेंट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू लाइट। एनिमल्स का क्या होता है? कई तरीके का बिहेवियर होता है लाइट के अकॉर्डिंग, और हम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका डायर्नल और दूसरा है नॉक्टर्नल। डायर्नल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको लाइट की ज़रूरत होती है और वो लाइट में एक्टिव होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइट में ही सरवाइव करते हैं या एक्टिव होते हैं, उनको लाइट की ज़रूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं डायर्नल। और जो दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स या दूसरे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स यू कैन से जिन्हें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है और वो रात में एक्टिव होते हैं, दिन के समय में इनएक्टिव होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल यानी उन्हें लाइट की ज़रूरत नहीं है, डायर्नल यानी उन्हें लाइट की ज़रूरत है एक्टिव होने के लिए। क्लियर? सो नेक्स्ट फैक्टर है आपका सॉइल। सॉइल इज ऑल्सो नोन एज एडेफिक फैक्टर, इसे हम एडेफिक फैक्टर्स भी कहते हैं। और सॉइल जो होते हैं ये आपके सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है आपका सॉइल वाटर। सॉइल वाटर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वाटर सॉइल में प्रेजेंट होता है, टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। कैपिलरी देखा आपने, ग्रेविटेशनल देखा आपने, तो वाटर किस किस तरीके से सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकेंड आपका है सॉइल एयर, यानी कितना अमाउंट में एयर सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये भी आपका सॉइल का ही फॉर्म होता है। सॉइल में आपकी एयर भी प्रेजेंट होती है, वो भी हेल्प करती है सॉइल को एज अ प्लांट्स के लिए एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। थर्ड है आपका पार्टिकल साइज। सॉइल का अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें तो सॉइल जो होता है वो सिर्फ सॉइल नहीं होता, वो कई चीज़ों से मिलकर के बनता है। फॉर एग्जाम्पल क्ले, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों से आपका सॉइल जो होता है वो मिलकर के बनता है। तो ये सब चीज़ों का अपना एक अलग अलग साइज़ होता है। ये सारे पार्टिकल्स एक अपने अलग अलग साइज़ में, अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, तब मिलकर के ये सॉइल आपका बनता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका पीएच। पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, क्योंकि पीएच ही रेगुलेट करता है कि किस तरीके के प्लांट्स उस पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो करने वाले हैं।
ठीक है। अगर हम क्रॉप प्लांट्स की बात करें, जो कि जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, सब सारे सारे क्रॉप प्लांट्स हैं, तो इनको ग्रो करने के लिए अगर हम पीएच की बात करें तो ये 5.5 टू 6.5 एक बेस्ट पीएच वैल्यू होती है सॉइल की, जिसमें आपके क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स जो होते हैं या जो एग्रीकल्चर्स वाले होते हैं वो सॉइल का पीएच पहले टेस्ट करते हैं कि कितना सॉइल का पीएच है, क्योंकि उन्हें अगर राइस उगाना है तो उन्हें पर्टिकुलर साइज पीएच चेक करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सॉइल में उस पीएच वैल्यू के साथ में आपका वो राइस या आपके क्रॉप्स जो होंगे वो ग्रो कर पाएंगे कि नहीं है। तो पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल के लिए, ठीक है। अगर हम अब देखें, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल फॉर्म कैसे करता है, ठीक है, मतलब सॉइल कैसे बना सकते हैं। सॉइल जो था, अगर हम बात करें तो सॉइल पहले से ही नहीं था, सॉइल बना है, किस तरीके से बना है, कैसे फॉर्म हुआ है। दो प्रोसेसेस हैं इसके। पहला है आपका पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस जो है वो आपका नेचुरल प्रोसेस है। ये आपका 3 तरीके से ये डिवाइडेड है। पीडोजेनेसिस भी आगे 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड है। पीडोजेनेसिस मतलब सिर्फ अगर हम इसकी मीनिंग देखें, इट मीन्स वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी रॉक्स को तोड़ करके जो मटेरियल हमें मिलने वाला है उसे हम पीडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका फिजिकल पीडोजेनेसिस। फिजिकल पीडोजेनेसिस मतलब ये होता है कि मतलब जैसे कि हीट, जब हीट बहुत ज़्यादा हीट होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कोल्ड होता है, तो रॉक क्या करते हैं, रॉक एक्सपांड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इनके रॉक्स के एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उस रॉक में क्या होता है, क्रैक्स आते हैं। वो क्रैक्स बढ़ते 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 उन्हें तोड़ने लगते हैं, जिससे सॉइल बन जाता है। सेकेंड है आपका केमिकल पीडोजेनेसिस। केमिकल पीडोजेनेसिस ये होता है कि सर्टेन ऐसे केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, जिनके कारण में आपके जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन होता है, वो सर्टेन केमिकल्स गिराता रहता है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, या यूरिन से हो गया, या एनिमल्स के यूरिन से होता है। इन सब में क्या होता है, एसिड होता है। एसिड जब एसिड एक केमिकल होता है, वो केमिकल जब रॉक्स पे गिरेगा तो रॉक्स क्या होंगे, वो ब्रेक करेंगे, है ना। थर्ड है आपका बायोलॉजिकल एजेस। बायोलॉजिकल एजेस क्या होता है, ये समथिंग नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, आपके जैसे लिचन्स क्या होते हैं, वो आपको पता है कि लिचन्स आपके रॉक्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जब लिचन्स अपना वेस्ट निकालते हैं बॉडी से बाहर, तो वो वेस्ट क्या होता है, एसिड का फॉर्म होता है, ठीक है। वो एसिड क्या करता है, आपके रॉक्स को क्रैक करता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल अगर हम बात करें तो सीड्स अगर सपोज इन्हीं क्रैक्स में कोई रॉक आपका क्रैक्ड है, उस क्रैक में अगर सीड चला गया, वो सीड जब जर्मिनेट करेगा तो इम्बाइबेशन का प्रोसेस होगा, यानी वो पहले फूलेगा। जब इम्बाइबेशन का प्रोसेस होगा तो वो क्या करेगा, रॉक को एक प्रेशर देगा, ठीक है। इम्बाइबेशन के प्रोसेस क्या होता है, बाहर की तरफ में एक प्रेशर लगता है, प्रेशर से क्या होगा, वो रॉक क्या करेगा, आपका ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये सर्टेन 3 मेथड्स हैं पीडोजेनेसिस के, जिसके कारण रॉक आपके ब्रेक करके सॉइल के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सेकेंड प्रोसेस है आपका ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन जो होता है वो आपका नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये पूरी तरीके से ह्यूमन के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए इसका नाम ह्यूमिफिकेशन रखा गया है, ह्यूमन के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल इज एडेड। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करते हैं, रॉक्स के ऊपर में सर्टेन ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं, जो कि धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, यानी सड़ते हैं। जब वो सड़ने लगते हैं तो वो बैक्टीरिया उनको बैक्टीरिया खाने लगता है। भाई डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोज लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे वो डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के कारण, तो क्या होता है, उसमें से मिनरल्स रिलीज होते हैं। मिनरल्स वो सॉइल फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है, और मिनरल्स उसमें से रिलीज होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा सॉइल किस तरीके से फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बायोटिक फैक्टर। किस तरीके से ऑर्गेनिज्म आपके एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स करता है। तो पहला है आपका रेगुलेट, देन कॉन्फॉर्म, देन माइग्रेट, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायपॉज। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेट। रेगुलेट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इट इज़ टू मेंटेन अ कांस्टेंट कंडीशन। रेगुलेट का मतलब होता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट कंडीशन। कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो सकता है, ऑस्मोलैरिटी हो सकता है, ऑस्मोलैरिटी मतलब वाटर से रिलेटेड, ठीक है ना।
टेम्परेचर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रेगुलेटर्स एंड कन्फॉर्मर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम रेगुलेटर्स या कन्फॉर्मर्स को देखें तो आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दो तरीके के होते हैं, थर्मो रेगुलेटर्स होता है पहला, और दूसरा होता है आपका थर्मो कन्फॉर्मर्स। अच्छा सबसे पहले हम कन्फॉर्म भी देख लेते हैं। कन्फॉर्म क्या होते हैं? टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। कन्फॉर्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? वो किसी भी अपने आप को किसी भी कांस्टेंट कंडीशन में अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, और कन्फॉर्मर क्या होते हैं? अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से इनको इफेक्ट कर सकते हैं? पहला तो आपका टेम्परेचर है, दूसरा आपका ऑस्मोलैरिटी है। अगर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखें तो आपके रेगुलेटर्स और कन्फॉर्मर्स दो तरीके के होते हैं। थर्मो रेगुलेटर्स पहला हो गया, दूसरा है आपका थर्मो कन्फॉर्मर्स। थर्मो रेगुलेटर्स क्या होता है? दे हैव फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर और कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन एनी कंडीशन। थर्मो रेगुलेटर्स का क्या होता है? इनके पास में अपनी बॉडी टेम्परेचर फिक्स होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में अपनी बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होती है और कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन एनी कंडीशन, वो किसी भी कंडीशन में अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन करके रखते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहले हम लोग थर्मो कन्फॉर्मर्स देख लेते हैं। थर्मो कन्फॉर्मर्स क्या होता है? दे डोंट हैव फिक्स बॉडी टेम्परेचर। थर्मो कन्फॉर्मर्स के पास का बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, एंड दे चेंज देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना टेम्परेचर जो होते हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि रेगुलेटर्स क्या होते हैं? अपना बॉडी टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना कंडीशन जो होता है वो एडजस्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेटर्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो मैं एक फ़िश का एग्जांपल लेती हूँ। फ़िश क्या होते हैं? फ़िश को जैसे आप अगर वाटर में रहते हैं, आपको पता है अगर वो सरवाइव करना होगा, अगर वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो माइग्रेट कर जाएंगे उस जगह से। और अगर वाटर का टेम्परेचर बहुत उनके अकॉर्डिंग टू होगा तो सरवाइव कर लेंगे। थर्मो कन्फॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी अगर हम फिश के एग्जांपल ले लें तो वो क्या करते हैं? वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वाटर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को, अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका, अगर हम ऑस्मोलैरिटी के अकॉर्डिंग देखें कन्फॉर्मर्स या रेगुलेटर्स को, ये भी दो तरीके के होते हैं। आपको ऑस्मो रेगुलेटर्स होता है, दूसरा होता है आपका ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स होते हैं विच कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इनसाइड द बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर और सॉल्ट के अमाउंट को अपनी बॉडी में रेगुलेट कर सकें, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। और जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कैन नॉट मेंटेन देयर सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी, जो कि अपना सॉल्ट और वाटर बॉडी के अंदर रेगुलेट नहीं कर सकते या मेंटेन नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये अपने हिसाब से सिचुएशन ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से अपने सिचुएशन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाते इसलिए वो अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को वो चेंज कर लेते हैं, ओके। तो दीज आर ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। एक बार फिर से देख लीजिए। रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, वो चेंज नहीं कर पाते। टेम्परेचर के हिसाब से दो तरीके के होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स या फिर ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। कन्फॉर्म वो होते हैं जो सिचुएशन को देख करके अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि आपका थर्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। थर्मो कन्फॉर्मर्स अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स अपना वाटर और सॉल्ट का लेवल जो होता है वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका माइग्रेशन अब हम लोग देख लेते हैं माइग्रेशन क्या है। थर्ड लेवल है आपका, थर्ड पॉइंट माइग्रेट का है। माइग्रेट क्या है? ऐसे सर्टेन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि टू एंड फ्रो की कंडीशंस में रहते हैं, यानी अगर उन्हें सिचुएशन के हिसाब से वो सरवाइव कर पा रहे हैं तो वो तो वहाँ पे हैं, और अगर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? वो वहाँ से तुरंत निकल लेंगे, ठीक है। जैसे कि वो परमानेंट कहीं नहीं रहते हैं, टेम्पररी टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी परमानेंट नहीं है। जैसे कि अगर हमें पता चला यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है तो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? वो
छोड़ करके वो जगह चले जाएंगे जहाँ उन्हें खाना मिल रहा है, जहाँ से उन्हें पता चल रहा है कि हमें यहाँ खाना मिल सकता है, तो हम वहाँ जा करके रहेंगे। और जैसे ही वो सिचुएशन हमें अपनी जगह पे खाना वापस मिलने लग जाएगा तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। मतलब परमानेंट कहीं जाके शिफ्ट नहीं होते हैं, जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका रीजंस अगर हम इनके बात करें, माइग्रेट क्यों होता है, क्यों कर ऐसे ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट क्यों कहलाते हैं, तो पहला आपका रीजंस है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड यानी फॉर द एक्टिविटी ऑफ गोनैड्स। फोटो पीरियड यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी टेस्ट गोनैड्स यानी टेस्टीज और ओवरीज जो कि सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेक्सुअल पार्ट्स जो होते हैं वो लाइट चाहिए होता है उनको, यानी बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको बहुत कम लाइट चाहिए होता है अपने सेक्सुअल पार्ट्स को या अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब उन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है तो अपने अकॉर्डिंग वो फोटो पीरियड के हिसाब से वो अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, यानी जहाँ पे जिस हिसाब से उनको रिप्रोडक्शन के फैक्टर्स जो उनको करेक्ट है उनके लिए, जो पीरियड फोटो पीरियड जो उनके लिए करेक्ट है उस हिसाब से वो अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं। सेकेंड रीज़न अगर हम देखें, इन सर्च ऑफ फूड। फूड के सर्च के लिए भी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फूड के सर्च के लिए अगर वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है तो कहीं और चले जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरियन क्रेन्स क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है साइबेरिया में तो वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करके दूसरी जगह पहुँच जाते हैं इन खाने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पे ठंड में उतना खाना मिल नहीं पाता, इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया, साइबेरियन क्रेन हो गया या फाल्कन हो गया। ठीक है, थर्ड है इन केस ऑफ फिशेस। फिशेस की अगर हम बात करें, फिशेस में क्या होता है, कुछ ऐसे फिशेस होते हैं जो कि अपने रहते सी में हैं पर ए लेग मतलब जो उनको अंडे देने होते हैं तो वो ओशियन की तरफ में माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि उनका दोनों का सॉल्ट लेवल जो होता है बहुत डिफरेंट होता है। सी का सॉल्ट लेवल और ओशियन का ऑस्मोलैरिटी जो होती है दोनों की बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसलिए तो क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गोनैड्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो उन्हें अगर अपना एग्स देने हैं तो वो क्या करते हैं, ओशियन से सी की तरफ में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे फिशेज होते हैं जो कि सी से ओशियन की तरफ में आते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों दो तरीके की फिशेज होती हैं। कुछ तो होती हैं आपको सी से ओशियन जाती हैं एग्स ले करने के लिए, कुछ होती हैं ओशियन से सी आती हैं एग्स ले करने के लिए। अगर हम सी टू ओशियन जो फिशेज आती हैं उनके एग्जांपल्स की बात करें तो आपका ईल ऐसी एक फिश है जो कि रहती सी में है पर अंडे देने के लिए वो ओशियन में चली जाती है। ठीक है, और अगर हम एक फ़िश की बात करें, हिल्सा एक फ़िश की कैटेगरी है जो कि रहती ओशियन में है पर जब उसको एग देने होते हैं तो वो सी की तरफ में माइग्रेट कर जाती है। अंडरस्टूड, आई होप माइग्रेशन आपका क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है आपका हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है, इसे हम विंटर स्लीप भी कहते हैं। हाइबरनेशन को हम क्या कहते हैं, विंटर स्लीप कहते हैं। हाइबरनेशन के बारे में आप लोग को पहले ही पता होगा, हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पोलर बेयर्स क्या होते हैं, बहुत ठंड जगह पे रहते हैं, बहुत कोल्ड एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, मतलब ठंड उनके जो ठंड एरिया में रह रहे हैं उससे ज़्यादा भी जब ठंड पड़ रही है तो उस पीरियड में क्या होता है, वो हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं। उससे पहले वो अपना जितना भी खाने का सामान होता है, जो मतलब जो भी उनको जितने टाइम उन्हें हाइबरनेशन पीरियड में रहना है उस पीरियड के लिए वो अपना खाना वाना इकट्ठा कर लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा कर लेते हैं और हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या अपने मेटाबॉलिज्म, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और वंस जब वो कोल्ड का पीरियड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो एक्सट्रीम कोल्ड पड़ रही है, जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, सेकेंड है नेक्स्ट है आपका एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है, आपका समर स्लीप। इसमें क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं बहुत जो हॉट कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉटनेस होती है तो वो क्या करते हैं, वो समर स्लीप यानी एस्टिवेशन पीरियड में चले जाते हैं, जिससे कि जब वो उस एक्सट्रीम हॉट से बच सकें। ठीक है, जब वो पीरियड ख़त्म होता है तो वो फिर से बाहर आते हैं और अपनी रेगुलर लाइफ या अपनी नॉर्मल लाइफ को वो सर्वाइव जीते हैं। नेक्स्ट है आपका डायपॉज। डायपॉज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये क्या होता है, दिस कैन बी शोन बाय सम जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जू प्लैंक्टन्स में क्या होता है, जब बहुत एडवर्स कंडीशन होती है तो दे शो अ सिस्ट, उनके बॉडी में क्या होता है, उनकी बॉडी में एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जब बहुत एडवर्स कंडीशन होती है जू प्लैंक्टन्स की तो उनकी बॉडी में एक सिस्ट फॉर्म होता है। सिस्ट एक्चुअल में सिस्ट नहीं होता, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, और उस कारण में क्या होते हैं, वो डायपॉज पीरियड में चले जाते हैं, ठीक है ना। जब जिस कंडीशन में वो एक्चुअल में जू प्लैंक्टन्स रह रहे हैं, जब वो कंडीशन उनको नहीं मिलती है तो क्या होता है, उस पीरियड में उनको डायपॉज मूवमेंट, यानी डायपॉज यानी उनको पॉज करनी पड़ती है अपनी लाइफ, पॉज लाइफ करनी पड़ती है, यानी उनका जो डेवलपमेंट होता है वो भी रुक जाता है। अगर वो डायपॉज पीरियड में जा रहे हैं तो जो बॉडी के डेवलपमेंट है वो भी पूरी कंप्लीटली पॉज हो जाती है। जब ये डायपॉज पीरियड ख़त्म होता है तब ये उनका बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो वापस स्टार्ट होता है। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाइबरनेशन में और एस्टिवेशन में जो ऑर्गेनिज्म, जो जैसे पोलर बियर हो गया या कोई और ऑर्गेनिज्म गया है हाइबरनेशन पीरियड में, तो वो क्या करता है, वो उसका जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो उस पीरियड के लिए रुकता नहीं है। चाहे जितने पीरियड के लिए वो हाइबरनेशन में गया है, उसके बॉडी का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो चलती रहती है, ग्रोथ होता रहता है। पर डायपॉज में जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जब वो जाते हैं और उनकी बॉडी में वो सिस्ट आ जाती है, सिस्ट आती है क्योंकि उनको वो पीरियड काटना होता है, ठीक है ना। बिना सिस्ट, अगर सिस्ट नहीं आ पाएगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिस्ट जब आ जाती है तो डायपॉज पीरियड में जब वो जाते हैं तो उनके जो लिविंग, जो उनकी ग्रोथ है वो उस जगह पॉज हो जाती है, और जैसे डायपॉज मूवमेंट खत्म होता है या पीरियड खत्म होता है तो वो जब अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो वो उनका ग्रोथ जो होता है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सस्पेंड हो जाता है कुछ टाइम के लिए उनका मूवमेंट, उनका ग्रोथ, ठीक है। तो दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स या एबायोटिक फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनिज्म इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है आपका adaptation in organism. This is the last topic of your chapter, adaptation in organisms. All the changes of body according to abiotic factors are called adaptation. Adaptation क्या होता है, मतलब कोई चीज़ को adapt करना। हम कोई चीज़ को adopt कर रहे हैं according to factors, abiotic factors, यानी according to temperature, according to soil, according to water. अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में कोई चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर वाटर के टेम्परेचर, वाटर में या सॉइल में हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को अडाप्ट कर रहे हैं, उस वाटर को अडाप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सरवाइव करना है, ठीक है। इसलिए अडाप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एनिमल्स में भी होता है अडाप्टेशन, और अडाप्टेशन इन प्लांट्स भी होता है। दोनों चीज़ों में अडाप्टेशन होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, पर अपनी बॉडी में कुछ सर्टेन चेंजेस ला करके वो उस टेम्परेचर को अडाप्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो पर्टिकुलर टेम्परेचर या सॉइल या वाटर के अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, पर क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है इसलिए वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, वाटर और सॉइल को अडॉप्ट करते हैं सर्वाइव करने के लिए। समझ में आया? एडाप्टेशन जो होता है आपका 3 टाइप्स का हो सकता है। पहला आपका मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, सेकंड आपका फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, और थर्ड आपका बिहेवियर एडाप्टेशन, ठीक है। ये 3 मॉर्फोलॉजिकल यानी आपका जो होता है कि मॉर्फोलॉजी, जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, जो दिख रहे हैं, हमने क्या चेंजेस किए अपनी बॉडी में वो दिख रहे हैं, वो हमारा मॉर्फोलॉजिकल हो गया। फिजियोलॉजिकल, फिजिकली क्या चेंजेस हो रहा है बॉडी में, हमें उस पर्टिकुलर टेम्परेचर या एबायोटिक फैक्टर को अडॉप्ट करने के लिए। बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है हमारा एबायोटिक फैक्टर को अडॉप्ट करने के लिए। ये सारे के सारे आपके सर्टेन कंडीशंस या टाइप्स होते हैं एडाप्टेशन के। अगर हम एग्जांपल्स इनका लेते हैं तो जीरोफिटिक कंडीशंस, जैसे आपकी कंडीशन जो होती है या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट कंडीशन होती है या बहुत ज़्यादा ठंडी कंडीशन होती है, या आपकी नॉर्मल मतलब ठंड और गर्म दोनों मिक्स कंडीशंस होती हैं। 3 तरीके के टेम्परेचर्स होते हैं, 3 तरीके के वाटर्स होते हैं। इसी तरीके से जो एबायोटिक कंडीशन होती है, अगर हम जीरोफिटिक कंडीशन की बात करें, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्म कंडीशन होती है, जीरोफिटिक, ज़ीरो टेम्परेचर जहाँ पे होता है, वहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स की किस तरीके से एनिमल्स अडाप्ट करते हैं जीरोफिटिक कंडीशन को। तो एनिमल्स में अगर हम बात करें तो आपका एक होता है कैंगारू रैट। कैंगारू रैट क्या होता है, वो पानी नहीं पीता है, वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो वाटर, उसको कि
नॉर्मली डेजर्ट एरियाज में आपको वाटर ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर वहाँ पे ये एनिमल सर्वाइव करता है ईजिली क्योंकि वो पानी नहीं पीता। पानी नहीं पीता, ड्रिंक नहीं करता वाटर को, माउथ से ड्रिंक नहीं कर रहा, पर अपने बॉडी के अंदर में जो उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण में क्या होता है, उसके ऑक्सीडेशन, जो फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, वो ऑक्सीडेशन करती हैं फैट की, और जिससे कि उसको जो वाटर जो उसको मिलता है वहाँ से मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, वो वाटर के थ्रू वो सर्वाइव करता है अपनी पूरी लाइफ को। ठीक है, तो वो वाटर ड्रिंक नहीं करता है, वो मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन और फैट के ऑक्सीडेशन की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू वो वाटर लेता है और अपना जो लाइफ होता है उसको सर्वाइव करता है। ठीक है, और दूसरा चीज़, वो लॉट्स यूरिन भी एक्सक्रीट करता है, क्योंकि जितने वेस्ट मटेरियल हैं वो बॉडी के अंदर ना रह जाएं, इसलिए वो लॉट्स यूरिन को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, जिसके कारण वो ईजिली सर्वाइव हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम प्लांट्स की बात करें कि जीरोफिटिक कंडीशन में प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं। अब प्लांट्स क्या करते हैं, पहला कंडीशन क्या हो जाता है, लीव्स आर रिड्यूस। लीफ क्या करते हैं, वो अपने लीव्स को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लीव्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, ट्रांसपिरेशन से वाटर जो होता है वो बाहर चला जाता है प्लांट्स में से, तो इसलिए, और ट्रांसपिरेशन होता किसके थ्रू है, लीव्स के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, लीव्स को ही रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, लीव्स रिड्यूस होकर के, अब क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो ज़रूरी है ना, तो इसलिए लीव्स रिड्यूस होकर के स्टेम में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, और अब स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स में ना पा करके स्टेम में पाया जाता है, और स्टेम में जो स्टोमेटा होता है वो भी नॉर्मल स्टोमेटा नहीं होता, वो स्टोमेटा जो होता है संकन टाइप का होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो स्टेम में स्टोमेटास पाए जाते हैं वो स्टोमेटास जो होते हैं संकन स्टोमेटास होते हैं। संकन स्टोमेटा इन द सेंस, अगर हम नॉर्मल स्टोमेटा के देखें तो स्टोमेटा जो होता है नॉर्मल लीफ में एपिडर्मिस के लेयर पे पाया जाता है। संकन में क्या होता है, एपिडर्मिस की लेयर में एक डेप्थ होती है, डेप्थ में जो होता है वो स्टोमेटास पाए जाते हैं, और वो जो डेप्थ का जो कर्व होता है, जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जो वाटर जब ऊपर की तरफ में आता है तो उस कर्व में, उस डेप्थ में वो वाटर जो होता है वो आपका कुछ मॉइस्चर, कुछ फॉर्म ऑफ वाटर जो होता है वो वहाँ पे रह जाता है। स्टोमेटा क्या करते हैं, वो वाटर को हमेशा यूज़ करते रहते हैं, पूरा वाटर नहीं ट्रांसपिरेट होता है, कुछ वाटर उसमें रह जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, उस मॉइस्चर को स्टोमेटास यूज़ करते हैं, और इसीलिए संकन स्टोमेटा, यानी संकन स्टोमेटा हमेशा डेप्थ में पाया जाता है, नॉर्मल एपिडर्मिस के लेयर पे नहीं होता है। ठीक है, तो वो डेप्थ से मॉइस्चर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं, इसीलिए इन जीरोफिटिक प्लांट्स में हमेशा संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अच्छा, मॉडिफाइज लीव्स क्या होते हैं, क्योंकि लीव्स को हम रिड्यूस कर देते हैं तो ये मॉडिफाइड हो जाते हैं किस फॉर्म में, स्पाइंस के फॉर्म में। ठीक है, स्पाइंस यानी कांटे, जो कांटे होते हैं वो उस फॉर्म में जाता है। भाई अब लीव्स जो हैं वो स्पाइंस में चेंज हो गया, तो अब जो ट्रांसपिरेशन होगा वो स्टेम से होगा, फोटोसिंथेसिस किससे होगा, स्टेम से होगा। ठीक है, स्टेम्स में संकन स्टोमेटा पाया जाता है। अच्छा, अगर एक और कंडीशन की बात करें तो स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोजेस ड्यूरिंग डे। इनके जो जीरोफिटिक प्लांट्स में होता है स्टोमेटास जो होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं। नॉर्मली स्टोमेटास अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में देखें तो स्टोमेटास हमेशा डे टाइम में ओपन होते हैं, हमने यही पढ़ा, स्टोमेटास ओपन एट डे टाइम एंड क्लोजेस एट नाइट टाइम। बट इन जीरोफिटिक प्लांट्स स्टोमेटास ओपन एट नाइट बट क्लोजेस एट डे टाइम। तो ये जो कंडीशन क्या हो गई, ये डिफरेंट हो गई, बिहेवियर चेंज हो गया, इसमें फिजियोलॉजिकल भी चेंज हुआ, मॉर्फोलॉजिकल यानी प्लांट्स के लीव्स चेंज हो गए स्पाइंस में, फिजियोलॉजिकल स्टोमेटा जो होगा वो संकन टाइप का हो गया, बिहेवियर यानी उनका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया, यानी डे और नाइट वाला। ठीक है ना, तो ये तीनों फैक्टर्स, इसके ये एग्जांपल के ऊपर में आपके एकदम आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों फैक्टर्स किस तरीके से डिपेंड करते हैं एडाप्टेशन के ऊपर में। अगर अब हम देखें कोल्ड कंडीशन की बात करें, अभी हम लोगों ने जीरोफिटिक कंडीशन देखा, अगर अब हम कोल्ड कंडीशन की बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है, कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स का पिना, यानी जो हमारा कान होता है, कान के ऊपर में जो हमारी जो लेयर है उसे हम पिना कहते हैं, वो स्नाउट और आर्म्स एंड लेग्स, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे बहुत स्मॉल पाए जाते हैं, जो बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं, कोल्ड जगह पे रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे ह्यूमंस हो, उनके पिना, स्नाउट और आर्म्स एंड लेग्स जो होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। जैसा कि क्या होता है, हमारे पिना, आर्म्स और लेग्स या स्नाउट से ही
ज़्यादा अमाउंट में जो होता है वो हीट बाहर निकलती है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में जो सेटिंग होती है आपने देखो कि इन्हीं इन्हीं जगह पे इससे ज़्यादा होती है। तो क्योंकि हीट हमें अपनी बॉडी में, क्योंकि बहुत हम ठंड जगह पे रह रहे हैं, हमारी बॉडी में हीट को बचा करके रखना है, इसलिए ये सारे के सारे जो प्रिमिटिव्स होते हैं, ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, वो छोटे रहते हैं, इसलिए ज़्यादा हीट बॉडी से नहीं निकलती और ईजिली एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव कर ले जाते हैं। ये रूल आपका एलेंस रूल भी कहलाता है, यानी जो पिना, स्नाउट और आर्म्स लेग्स का जो छोटा होना है एनिमल्स का स्मॉल होना चाहिए, इसे एलेंस ने सबसे पहले दिया था, तो ये एलेंस रूल कहलाता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस इज नोन एज एलेंस रूल अकॉर्डिंग टू विच एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैव स्मॉलर पिना, स्नाउट एंड आर्म्स। नेक्स्ट अगर आपकी बात करें तो ऑर्गेनिजम्स लिव इन कोल्डर एरिया हैव लेस मेलानिन ड्यू टू लेस हीट और सन रेडिएशन। क्या होता है कि मेलानिन जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है सन की रेडिएशन से, जो हीट की बहुत ज़्यादा सन रेज जो होती हैं उनसे हमारा मेलानिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है। तो जिनके जो बहुत डार्क कलर्स में होते हैं, जो जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, उन्हें सन इतना इफेक्ट नहीं करता, पर जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है उन्हें सन इफेक्ट करता है। अगर आप फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले अगर बाहर निकलेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा जितना एरिया कवर्ड नहीं होता हमारा, वो एरिया हमारा ब्लैकिश सा हो जाता है, यानी वो मेलेनिन, उससे क्या होता है, सन के रेडिएशन से वो एरिया हमारा डैमेज हो जाता है। पर जिनका मेलेनिन बहुत ज़्यादा है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, जब डार्क कॉम्प्लेक्शन यानी मेलेनिन का बहुत ज़्यादा होना, तो उनको सन के रेडिएशन से, सन के इफेक्ट से या रेडिएशन से वो क्या करते हैं, मेलेनिन उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जिनका स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है या फर का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कोल्डर एरिया में जो होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर मेलानिन कम होगा तो क्या करेंगे, कोल्डर एरिया में इजीली सरवाइव कर सकेंगे, क्योंकि उनको क्या होगा, जो सन की जो रेडिएशंस होगी उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी, उनको इफेक्ट करेगी। अगर बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होगा, तो क्या होगा भाई, हीट आपको जो सन की रेडिएशन है वो इफेक्ट नहीं कर पाएगी, तो आपको क्या होगा, वो जो सन की हीट है जिसको आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगी ठंडी जगह पे। पर क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पोलर बियर का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, पर नॉर्मल बियर का ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है। इक्वेटर में जो बियर पाए जाते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और जो नॉर्मल बियर पाए जाते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको इतनी हीट की ज़रूरत नहीं होती, उनका मेलानिन बहुत डार्क हो जाता है इसलिए, ठीक है। पर पोलर बियर का मेलानिन बहुत कम होता है, इसलिए वो वाइट कलर के होते हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट की ज़रूरत है, क्योंकि वो ठंडी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। इसलिए जब सन आता है तो मेलानिन क्योंकि बहुत कम होता है तो वो लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करते हैं और वो सर्वाइव कर लेते हैं। इस रूल को ग्लॉगर्स रूल भी कहते हैं, इसको हम ग्लॉगर्स रूल भी कहते हैं, ग्लॉगर्स ने इसको दिया था, इसलिए उन्हीं के अकॉर्डिंग नाम पड़ गया ग्लॉगर्स रूल, विच स्टेट्स दैट ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन कोल्डर एरिया हैव लेस मेलानिन due to less heat or sun radiation. Okay, I hope this is clear to you. So here your chapters end. Thank you so much. आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको आएगा आपके पास में, जो कि पॉपुलेशन